नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी, मेरे साथ मौजूद मेरी सहयोगी शिपवन शर्मा। आज की हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से एक एक करके निगाह डालेंगे, बताएंगे कि आज की बड़ी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल स्टोरीज क्या हैं जो लगातार हेडलाइंस में शुमार हैं। तो देर किस बात की, न्यूज रूम लाइव की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां महत्वपूर्ण दिन। बड़ी खबर, आज भी 13वें दिन हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन हमेशा तय कार्यक्रम के तहत नजर आया, जहां पर विपक्षी सांसदों ने परिसर में जमकर यहां पर प्रदर्शन किया। इससे पहले हमने देखा गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री किस तरह से बैनर पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट करते नजर आए थे। उन्होंने एक हाथ में जॉन सोरेस और दूसरे हाथ में सोनिया गांधी का फोटो लिया था और अब विपक्ष की तरफ से भी प्रदर्शन की यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त सीधे लोकसभा राज्यसभा से, जहां पर आप देखिए किस तरह से जो संसद की कार्रवाई वो शुरू हो गई है और संसद की कार्रवाई आज शांतिपूर्ण चलने की संभावना इस बात से नजर आ रही है क्योंकि बीते दिन नेता विपक्ष और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुलाकात की थी और विपक्ष की तरफ से संपूर्ण सहयोग की बात नेता विपक्ष की तरफ से कही गई थी। तो आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। 24 नवंबर को यह सत्र शुरू हुआ था, 20 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन अगर हम पूरे स्थिति को देखेंगे तो रोज यहाँ पर हंगामे के आसार नजर आते हैं और हंगामे की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, जहाँ पर कभी काली जैकेट्स पहनकर हंगामा किया जाता है, हाथ में काले बैग लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम जो आला नेता हैं वो प्रदर्शन करते हैं और कभी यहाँ पर लगातार कुछ हंगामे के आसार देखे जाते हैं। और आज भी इसी तरीके से कार्रवाई स्थगित हो सकती है क्योंकि अक्सर कार्रवाई जो है वो स्थगित होती नजर आ रही है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई अभी फिलहाल जारी है। बता दें कि 14 दिसंबर को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवाब देंगे और यहाँ पर 75th वर्षगांठ पर चर्चाएं जो है वो देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को चर्चा शुरू होगी और इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको तस्वीरें जो है वो राज्यसभा से और लोकसभा से लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर कि तमाम जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें वक्ता जो है वो लगातार रखते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल, तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई संसद की शीतकालीन सत्र के तहत आज 13वें दिन, जहां पर लोकसभा का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार एक एक करके तमाम सवालों को उठाया जा रहा है और इसी बीच स्पीकर ओम बिरला भी लगातार विपक्ष की तरफ से पूर्ण सहयोग की बात कह रहे हैं। केंद्रीय परिवहन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं, नजर डालिए। Colleges, a residential area is there, so everyone is demanding for underpass. If suppose we are going to implement, we have to make the road of underpass, and that is to be a big problem. So somewhere when there the road connectivity is there, we can make it. Somewhere because of the education issue also we consider. Even many of the member of parliament from Kerala many times come to me, and that is not up to the criteria also we sanction that. But regarding this issue, I will call honorable member. Again, I will go through all the problems which already he present here, and I will try to find out the way out positively, that how it can be helpful for him. Thank you. Honorable Supplementary. Sir, there is yet another long pending public demand for an alternative route to existing Tamarasheri Get Road, connecting Wayanad and Kozhikode district. Sir, it's part of National Highway 766, Kozhikode-Kollagal. Okay. Sir, there is a proposal that has been proposed since 1993, sir. A Padinyaratara Purithod for a greenfield highway. It's a matter of just 8 kilometers land, sir. If the central government can involve and settle this issue, this will be great blessing for an alternative road to the Gut Road, where landslides, landslips during monsoons are a common practice. And even the narrow width of the road is creating havoc in traffic, sir. Okay. This is a much demanded and much awaited proposal. This Padinyaratara Purithod road, if you can start an inquiry and investigation on this, this will be much helpful for the people, sir. Honorable sir, this is the question is only related with the port connectivity highway corridor in Kerala.
It is neither refer directly or indirectly to any other project, but this alignment is being figurized. ये दिन संचालित होते हुए देख रहे हैं। दोनों ही सदनों में शांतिपूर्ण तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच एक एक करके हर एक समस्या के समाधान के अनुरूप सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। और इसी बीच अब आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ, जहां पर राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। नेपाल के सेना अध्यक्ष को भारतीय सेना द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। नजर डालिए। राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो विशेष अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। भारतीय सेना के जनरल का मानद रैंक सुप्रबल जनसेवा श्री महारथी अशोक राज सिकदेल। सुप्रबल जनसेवा श्री महारथी अशोक राज सिकदेल ने नेपाली सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर फरवरी 1987 में नेपाली सेना में कमीशन प्राप्त किया। आपने 9 सितंबर 2024 को सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करते हुए नेपाली सेना की कमान संभाली। जनरल सिकदेल की निस्वार्थ सेवा, अनुकरणीय ईमानदारी, समर्पण, निष्ठा एवं उत्कृष्टता की प्रतिबद्धता नेपाली सैन्य सेवा की गौरवशाली परंपराओं को दर्शाती है एवं उन्हें तथा नेपाली सेना को एक विशेष पहचान दिलाती है। लगभग 4 दशकों के शानदार सैन्य जीवन में आपने दृढ़ संकल्प और साहस का परिचय देते हुए विभिन्न उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। इस दौरान आपने कमान, स्टाफ और अनुदेशात्मक भूमिकाओं का व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। आपने एक स्वतंत्र इन्फेंट्री कंपनी गुल्मा बटालियन, काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल, ब्रिगेड, डिवीजन तथा वैली कमांड का कुशल नेतृत्व किया है। आपकी प्रमुख उच्च स्टाफ नियुक्तियों में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ, महानिदेशक स्टाफ ड्यूटीज पॉलिसी एवं प्लान्स विभाग, महानिदेशक ऑर्डिनेंस, महानिरीक्षक एवं निदेशक सैन्य संचालन शामिल हैं। नेपाल सरकार और नेपाली सेना का विदेशों में प्रतिनिधित्व करते हुए आपने पूर्व युगोस्लाविया, मध्य एशिया गणराज्य ताजिकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान लाइबेरिया में भी अपनी सेवाएं देने का गौरव प्राप्त किया है। भारत के प्रतिष्ठित डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स के स्नातक जनरल सिकदेल ने नेशनल डिफेंस कॉलेज चीन, हायर कमांड और मैनेजमेंट कोर्स एवं आर्मी कमांड तथा स्टाफ कोर्स नेपाल में भी उत्तम प्रदर्शन किया है। अपने गौरवशाली सैन्य जीवन में लंबे सैन्य सेवा के अनुभवों द्वारा आपने गतिशील नेतृत्व एवं श्रेष्ठतम व्यावसायिकता का प्रदर्शन किया है, जिसके लिए आपको सैनिक दीर्घ सेवा पट और सुप्रबल जनसेवाश्री के सम्मानों से अलंकृत किया गया है। अपनी सैन्य उपलब्धियों के अतिरिक्त जनरल सिकदेल ने मित्र देशों की सशस्त्र सेनाओं के साथ सद्भावना और आपसी समझ पर आधारित मैत्री को बढ़ावा देने की दिशा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सराहनीय सैन्य कौशल
तथा भारत के साथ लंबे एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ बनाने में दिए गए अपार योगदान को सम्मानित करते हुए भारत की माननीय राष्ट्रपति जनरल अशोक राज सिकदल को सहर्ष भारतीय सेना के जनरल का मानद रैंक प्रदान करती हैं। सुप्रबल जनसेवा श्री महारथी अशोक राज सिकदल। तो सीधे राष्ट्रपति भवन से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर नेपाल के भारतीय सेना द्वारा बेहद खास विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में एक के बाद एक छापेमारी चल रही है। 19 लोकेशन पर एनआईए की छापेमारी की खबर इस वक्त सुर्खियों में है। यूपी के झांसी में भी एनआईए की छापेमारी हो रही है, जहां पर मदरसे के अंदर दीनी तालीम देने वाले एक मुफ्ती के आवास पर यह छापेमारी हुई है। तो ऑनलाइन दीनी तालीम दे रहा था ये व्यक्ति, लेकिन कई सबूतों के आधार पर अब एनआईए की तरफ से एक एक करके छापेमारी की खबर सामने आई है, जिसमें जम्मू कश्मीर तो है ही, साथ ही साथ यूपी का झांसी इलाका भी शामिल। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर के माफ कीजिएगा यूपी के झांसी में एनआईए की टीम पहुंची और यहां पर मुफ्ती खालिद के घर पर पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुफ्ती खालिद दीनी तालीम दे रहे थे ऑनलाइन तरीके से, लेकिन ऑनलाइन तरीके से ही जरूर आय से अधिक संपत्ति और कैश बरामदगी का मामला सामने आया है। अब कोतवाली थाना क्षेत्र में एनआईए की टीम पहुंची है। टीम के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस की टीम भी मौजूद है। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जम्मू कश्मीर समेत 4 अलग अलग राज्यों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। 19 अलग अलग लोकेशंस है जहां पर कि एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाई करती नजर आ रही है। यूपी के झांसी की बात करें, वहां पर भी देश की सबसे बड़ी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है और ऑनलाइन दीनी तालीम के तहत जो तमाम मामले सामने आए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर अब छापेमार कार्रवाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। 19 अलग अलग जगहें हैं, 4 अलग अलग राज्य हैं जहां पर ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। देश विदेशों में ऑनलाइन दीनी तालीम जो है वो यहाँ पर मुफ्ती खालिद दिया करते थे और इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम आरोपों को लेकर ये जो एनआईए है वो छापेमारी कर रही है। 2 संवाददाता बडगाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ झांसी से अमित सोनी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत अमित आप ही से करेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? यूपी के झांसी में एनआईए की टीम पहुंची है, साथ में एटीएस भी है, यूपी पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त सीधे झांसी से? देखिए, जहाँ तक हम बात करें एनआईए की रेड के हवाले से, हमने देखा पिछले महीने भी हमने देखा एसआई की तरफ से सिलसिला बडगाम के बीरवा इलाके में एक छापामार कार्रवाई की गई और आज हमने देखा एनआईए की तरफ से खान साहब के गुरवेश इलाका, जो कि दूर दराज इलाका, जहाँ दूधपत्री एक सियाहती मुकाम है, इसी रोड पे पड़ता है वो गाँव गुरवेश, जिस इलाके का नाम है। वहाँ पर एक जो है फारूक अहमद, एक नामी जो अभी तक नाम निकल के सामने आया है, कहा जा रहा है असल में ये किश्तवाड़ का रहने वाला है और इस वक्त जो है गुरवेट के खान साहब इलाके में ये रह रहा था और कहा जा रहा है कि शायद ये वहाँ पर नमाज या मौलवी होता है, नमाज पढ़ाता है, वो वहाँ पर वो काम अंजाम दे रहा था। तो आज सुबह जो है एनआईए की तरफ से जब रेड पड़ी तो वहाँ जो है तलाशी कार्रवाई उसके घर में जो जहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ वो रह रहे हैं, तो वहाँ पर ठीक। तो अमित, अब तक की हुई एनआईए की कार्रवाई में क्या कुछ आउटपुट निकलकर सामने आया है? क्या अधिकारियों की तरफ से कोई बयान दिया गया कि क्या चीज की बरामदगी हुई है या इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है? देखिए, जहाँ तक हम अभी तक कार्रवाई की बात करें, कोई अभी तक स्टेटमेंट वहाँ से बाहर निकल के नहीं आया, क्योंकि अभी भी कहा जाए, क्योंकि मैंने आज सुबह कश्मीर में जो है बर्फबारी हुई, ये फ्री इलाका है, वहाँ पर बर्फ भी है, तो कोई टाइम लग सकता है। या हमने भी इससे पहले भी जो है एक पुलिस के आला अधिकारी से बात की, उसके भी थोड़ा सा टाइम इनिशियल टाइम लास्ट टाइम जो है वो रेड का चल रहा है, तो उसके बाद ही हम यहाँ से कोई स्टेटमेंट जो है उनकी तरफ से निकल के सामने आएगा आखिरकार रेड जो है किस रिलेटेड थी। मगर अभी तक जो हमारे पास सोर्स से ये खबर है कि इसका फारूक अहमद नाम है, ये असल में किश्तवाड़ का रहने वाला है और बडगाम के। ठीक है अशरफ, अमित भी हमारे साथ मौजूद है झांसी से। अमित, आप बताइएगा झांसी में किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, कौन सी लोकेशन है जहां पर झांसी में कार्रवाई हो रही है?
देखिए, झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पूरा मामला है। वहां पर मुफ्ती खालिद नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि दीनी तालीम जो कि ऑनलाइन देते हैं, और तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जो का समय था जब एनआईए की टीम झांसी पहुंची और उनके घर पर जाकर के उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। तो कहा जा सकता है कि ऐसे तकरीबन 9 घंटे हो गए हैं पूछताछ करते हुए। आधिकारिक तौर पर अभी तो कोई ऐसी बात मीडिया से नहीं कही गई है कि क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, क्या कुछ पूछताछ में चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो फंडिंग, विदेशी फंडिंग होती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं छापामार कार्रवाई की जा रही है और बातचीत की जा रही है। यूपी एटीएस की टीम भी साथ में है। तो कहा जा सकता है कि संयुक्त टीम मिलकर के रात को तकरीबन 2:30 बजे झांसी पहुंचे, तो झांसी पहुंच करके उनके घर पर छापामार कार्रवाई की गई है, बातचीत चल रही है। तकरीबन ऐसे 9 घंटे हो चुके हैं अभी तक, लेकिन मीडिया को कोई ये बात नहीं कही गई कि अभी तक रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या कुछ बातचीत उनसे हो पाई है। लेकिन दीनी तालीम जो है ये देते थे और ऑनलाइन ये देते थे। अब कहाँ से इनकी फंडिंग हो रही है, कहाँ से इनके पास पैसा आया है, कितना पैसा आया है, ये कुछ अभी जानकारी निकलकर सामने तो नहीं आई, लेकिन फिलहाल की स्थिति है तकरीबन 9 घंटे हो गए इस जांच को और अभी भी टीम उनके घर में मौजूद है। ठीक है अमित, तो इस बात की संभावना जाहिर की जाए कि एनआईए की जो छापेमारी है उसको थोड़ा और समय लगेगा और उसके बाद ही केस को आगे कंक्लूड किया जाएगा, या फिर कुछ और भी ऐसे पिन पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके आधार पर छापेमारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल, अभी तो चूंकि झांसी में ये पहला घर है जिसके घर पहुंची है एनआईए की टीम, और अभी तक क्या कुछ उसमें कार्रवाई हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है कि कितनी विदेशी मुद्रा इनके पास मिली है, इनके क्या अकाउंट में है, कितना कैश है, क्या कुछ है, ये सब कुछ तस्वीरें कुछ देर बाद साफ हो जाएंगी। क्योंकि 9 घंटे तो हो चुके हैं, 9 घंटे में कहीं ना कहीं अब तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी। क्योंकि 9 घंटे में क्या कुछ बातचीत हुई होगी, किन किन और लोग इनके साथ होंगे झांसी के, उन्होंने किस किस की क्या छापामार कार्रवाई फिर से होती है। लेकिन फिलहाल में भी एनआईए की टीम एक ही घर के अंदर है, जो मुफ्ती खालिद है उनके घर में है, और उनके घर में ही पूछताछ चल रही है। बाहर पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था के चलते, लेकिन फिलहाल में अभी तक मीडिया को रूबरू नहीं किया गया, मीडिया को जानकारी नहीं दी गई कि अभी तक छापामार कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया। चलिए, शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ झांसी से जुड़ने के लिए, और अशरफ आपका बडगाम से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे उज्जैन से लाइव प्रसारण। जब उज्जैन पे ग्रहण लगा था, लेकिन हमको मालूम है ग्रहण हटता है, राहु केतु हटते हैं तो और ज्यादा कला निखर के हमारे चंद्र और सूर्य में आती है। ये हमारे आदि काल की परंपरा है। ग्रहण काल के बाद निर्दोष निष्कलंक जो अपनी 16 कला चंद्रमा देवता है, सूर्य की आभा प्रकाशमान करती है, तो उसकी छटा देखते बनती है। मुझे इस बात का आनंद है, मैं बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन आपने जवाबदारी दी है, थोड़ा अब आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि मेरे को 12 बजे 1 साल के कामों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में लेना है। लेकिन हमने कहा कि सरकार के 1 साल के केवल सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, वो तो अपनी जगह है, वो 11 तारीख से 26 दिसंबर तक होंगे। लेकिन हर दिन अगर हमारे कार्यक्रम होंगे तो एक एक सौगात देने वाले भी होंगे जो लंबे समय तक काम आए। इसलिए हमारे लिए परमात्मा की दया से ये शुरुआत की हमने कि ब्रिगेड का ब्रिज उज्जैन में आजादी के पहले ये रेलवे का ब्रिज था, ये 3 बार चौड़ा हो गया, 1, 2, 3। तो शायद ये अपने देश का क्या प्रदेश का तो कह सकता हूँ, एकमात्र ब्रिजेस में आखिरी तक बैरिकेड लगा के ट्रैफिक इधर करो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, भारी झंझट। ये ऐसी आफत कहीं कोई ब्रिज में देखी क्या आपने? सारा ट्रैफिक का लोड इस पे, लेकिन आने जाने के लिए इसके प्रबंधन के लिए पुलिस बेचारे कहाँ तक डिवाइडर लगाती है, जब भी कोई घुस आता तो फिर झंझट हो जाती। तो ये जो उज्जैन में आबादी बढ़ रही है, समय के साथ हमारी व्यवस्था बढ़ रही है, तो ये जीवन रेखा एक तरह से ब्रिगेड का ब्रिज। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जितना ये है इससे डबल से ज्यादा बनेगा और ये आड़ मोड़ सब खत्म हो जाएगा, सीधा सख्त बनेगा। तो जब ये ब्रिज की शुरुआत मिल रही है और आज के अवसर में मिल रही है, तो केवल स्थायी
बात नहीं। आम जनजीवन के जीवन में भी अपने जीवन में कोई हमको आयुष्मान कार्ड बनाना है, कोई संपत्ति कर की परेशानी है, कोई बिल्डिंग की परेशानी है, 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए एक साथ 11 दिसंबर अर्थात गीता जयंती से हमें गर्व है। हमने अपने अभियान की शुरुआत गीता जयंती से की है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कर्मवाद के सिद्धांतों के आधार पर भगवान कृष्ण से बढ़कर के कौन आदर्श हो सकते हैं? आशा कर रही थी। तो उज्जैन में जन कल्याण पर्व के तहत भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर भूमि पूजन किया उज्जैन से, और फ्रीगंज ओवरब्रिज का इस दौरान भूमि पूजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जो पर आज सबकी निगाहें मोदी कैबिनेट की अगली महत्वपूर्ण बैठक पर होगी। आज मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सदन में पेश होने वाले बिलों पर चर्चा यहां पर संभव नजर आ रही है। 25 नवंबर को इससे पहले महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उस दौरान पैन 2.0 और 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई थी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सेंट्रल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें आगामी महत्वपूर्ण कई विकास की परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं को अगला खाका दिया जाएगा और कुछ को मंजूरी भी मिल सकती है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक और अहम मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग, जिसमें कि तमाम नेता जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। और पिछली मीटिंग 25 नवंबर को हुई थी और इस पिछली मीटिंग में पैन कार्ड, QR कोड लगाने और छात्रों के लिए 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन स्कीम का ऐलान किया गया था। आज क्या कुछ शेष रहने वाला है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मोदी कैबिनेट की ये 8वीं बैठक है और इस 8वीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण समेत अन्य जितने भी आला नेता हैं जो कि कैबिनेट में मौजूद हैं, वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले। पिछली कैबिनेट बैठक 10 जून को हुई थी। क्या कुछ खास रहा था, बता दें कि मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक 10 जून को हुई थी। इसमें गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दे दी गई थी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 11 सालों से काम करती आ रही है और पीएम मोदी ने सम्मान निधि की फाइल पर भी साइन किए थे और आज एक और अन्य बैठक जो है वो होने वाली है। पिछली कैबिनेट बैठक 10 जून को हुई थी 3.0 आने के बाद। वहीं पर 9 अगस्त मोदी सरकार की आवास योजना में 3 करोड़ नए घर भी बन चुके हैं। लगातार मोदी सरकार प्रयास कर रही है। 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी पिछली कैबिनेट बैठक में 9 अगस्त को मिली थी। अब आज एक अहम बैठक, क्या कुछ होगा वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन 12 अगस्त को एक और कैबिनेट मीटिंग मोदी 3.0 की हुई थी और मोदी कैबिनेट की 12 इंडस्ट्रियल सिटीज को भी मंजूरी दी गई थी। यानी ओवरऑल डेवलपमेंट पर लगातार मोदी सरकार काम कर रही है, चाहे वो युवा हैं या फिर वो वुमेन है, अलग अलग चीजों को लेकर प्रयास। रेलवे कर्मचारियों के 78 दिनों के बोनस का ऐलान भी यहाँ पर किया गया था और पिछली कैबिनेट बैठक जो है वो 3 अक्टूबर को हुई थी। ये तमाम चीजों का ऐलान 9 अक्टूबर को एक और बैठक हुई। दिसंबर 2028 तक गरीबों को किस तरीके से मुफ्त अनाज दिया जाएगा, क्योंकि कोविड काल के दौरान लगातार मोदी सरकार द्वारा ये प्रयास किए गए, मुफ्त अनाज लोगों के घरों तक पहुंचाया गया। 24 अक्टूबर को एक और मीटिंग होती है। स्पेस सेंटर में स्टार्टअप में 1000 करोड़ रुपए जो सरकार है वो खर्च करने का ऐलान किस कैबिनेट मीटिंग में हुआ था। इसी के अलावा 24 अक्टूबर को महत्वपूर्ण बैठक में स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण बैठक 6 नवंबर को, जहां पर हायर एजुकेशन लोन पर 75% क्रेडिट की मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी। इसी दौरान बैठक में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को भी ग्रीन सिग्नल केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। साथ ही साथ हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक की लोन की व्यवस्था भी छात्रों को दी गई। इस दौरान भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देने के लिए राजी भी हुई थी। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बैठक सबसे नवीनतम थी, जो 25 नवंबर को आयोजित की गई थी। इस दौरान पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी और इसके माध्यम से 1445 करोड़ रुपए की खर्च को ग्रीन सिग्नल दिया गया। उसके माध्यम से
बिना किसी पैन कार्ड को चेंज किए उसके अंदर की डिटेल्स क्यूआर स्कैन के कोड के माध्यम से आम लोगों तक ये व्यवस्था देने पर काम आगे बढ़ाया गया था। ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताबिश, क्या कुछ जानकारी है? मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, सबकी निगाहें आज टिकी होंगी, सबकी कि इस बार कहा क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले एक एक करके लिए जाएंगे? ताबिश। बिल्कुल कुणाल, देखिए चूंकि पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें कई अहम फैसलों पर बातचीत की गई थी और सबसे अहम था पैन को लेकर के जिस तरह के सरकार ने नई रणनीति तैयार की है, उसके अलावा जो और नए बिल थे जिनमें चर्चा की गई थी। हालांकि आज जो एक और नई जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई, किसानों को लेकर के सरकार कोई एक अहम फैसला आज कर सकती है इस बैठक के अंदर, तो ये बहुत अहम रहेगा आज की बैठक का जो दिन रहेगा। हालांकि पिछली बार भी हमने देखा था कृषि कानून सुधार के लिए बैठक के अंदर चर्चा हुई थी। इस बार जो बैंक को लेकर के, किसानों को लेकर के और एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए भी कई नई तकनीकों को लेकर के विस्तृत चर्चा की जा सकती है। सबसे खास जो रहने वाला है वो ये रहेगा कि देखिए संसद का सेशन चल रहा है और इस दौरान जिस तरह से दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है और कई महत्वपूर्ण बिल चूंकि कैबिनेट ने अपनी तरफ से पास कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने, उसके बावजूद वो दोनों हंगामे की वजह से नहीं पास हो पा रहे हैं। तो दोनों जगह लगातार हंगामा हो रहा है, तो सरकार की ये भी प्राथमिकता रहेगी कि किसी सूरत इन तमाम बिलों को पास कराया जा सके और नए तरीके से, नए आयाम के तहत, नए प्रावधानों के तहत जो बिल पास किए गए हैं उनको अमली जामा पहनाया जा सके। सरकार की कोशिश रहेगी जिस तरह की, देखिए एक और बहुत अहम चीज यहाँ पर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे या भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे जनता से, उनको लेकर के आगे कार्यरत होने का उनको प्रयासरत करने की कोशिशिशें की जा रही है कि जो वादे आम जनता से, आम जनमानस से किए गए थे वो कैबिनेट में अहम फैसले किए जाएं। आज मोदी कैबिनेट 3.0 की महत्वपूर्ण बैठक पर बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त हाथरस पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा में, आइए आपको सुनवाते हैं। Time and again to participate and come to the chamber, but the leader of opposition has always denied, and he has also not participated in the BSc meeting, also in the last meeting. ये बताता है कि प्रजातांत्रिक परंपराओं की व्यवस्थाओं में कितनी आपकी रुचि है और कितना आप उसका आदर करते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यह भी यहां उद्धृत करना चाहता हूं कि आपके ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने धक्का दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को। मुझे यह भी यहां उद्धृत करना है, आज आप बहुत चिंता कर रहे हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की, प्रजातांत्रिक मूल्यों की और संवैधानिक पोजीशंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस की आप बहुत चिंता कर रहे हैं। यही पार्लियामेंट है और इसी पार्लियामेंट के परिसर ने बाहर आपकी मिमिक्री का वीडियो बनाते हुए के सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेता उसका वीडियो बना रहा था। यह भी इतिहास इस बात का गवाह है। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्थाओं में न कोई रुचि है, न ही इंटरेस्ट है और न ही संवैधानिक दृष्टि से हमारे संसदीय प्रणालियों के प्रति, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस
प्रोसेस के प्रति ना ही कोई रिस्पेक्ट है, ना ही कोई आदर है। और जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो इस बात को भी बताता है कि मूल मुद्दे से देश को भटकाने का प्रयास है, जो मैंने कल भी कहा था। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोनिया गांधी जी एंड सोरोस? द कंट्री वांट्स टू नो, देश की आम जनता जानना चाहती है। जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहां कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। ऐसी स्थिति में यह भर्त्सना करने के योग्य है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और जो देश को भटकाने का प्रयास है, देश माफ नहीं करेगा सभापति जी। और इस तरीके से संवैधानिक पदों को की गरिमा को ठेस पहुंचाने का जो प्रयास है, उसकी भारतीय जनता पार्टी और ये हाउस इसकी निंदा करती है। और मैं इसके लिए निंदा प्रस्ताव लाने की बात भी करता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज गो टू योर सीट्स। फर्स्ट गो टू योर सीट्स। गो टू योर सीट्स। गो टू योर सीट्स। सर, मैं बड़े गंभीरता से उनकी बात सुनी, लीडर ऑफ द हाउस। उन्होंने ये कहा कि जो चेयरमैन साहब बात करते हैं तो उनके सब ऑर्डर के खिलाफ उनके जो निर्णय रहते हैं उसके विरुद्ध कोई बात नहीं करना चाहिए। ये कंटेम्प्ट होता है, उन्होंने कहा। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। आप आज तक किसी कमेटी में आए क्या? आपने मेरे अनुभव को स्वीकार किया? The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. तो लोकसभा की राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित कर दी गई। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आपने सुना, उन्होंने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए पूछा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस की क्या संबंध है। पूरी कांग्रेस पार्टी स्पष्टीकरण दी। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से देश को और संविधान को शर्मसार करने का काम करती है। और इसी बीच नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए शुरू और उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि लगातार जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और मुद्दों को भटकाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी लोकतंत्र के मूल्यों के उचित नहीं है। लोकतंत्र के मूल्यों का हनन किया जा रहा है। तो राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और एक बार फिर से इसी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो जेपी नड्डा वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे आज एक बार फिर से राज्यसभा में देखा गया, जहां पर अडानी वर्सेस जॉर्ज सोरोस का मुद्दा हावी होता हुआ नजर आया। जेपी नड्डा ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है, लगातार संविधान का अपमान किया जा रहा है, सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। और यह बताए कांग्रेस पार्टी कि जॉर्ज सोरोस का सोनिया गांधी से क्या संबंध है। इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर यूपी से, जहां पर यूपी के हाथरस पहुंचे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात अब वो करेंगे।
तो आपको बता दें कि परिवार से मिलने की इच्छा जताई थी। यहाँ पर एक पत्र लिखा गया था इस परिवार द्वारा राहुल गांधी को, जिसके बाद की बिना तय किए जो है वो राहुल गांधी हाथरस पहुंच रहे हैं, इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। एकदम से ये प्लान बनाया गया और रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात राहुल गांधी करेंगे। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कि राहुल गांधी द्वारा जो है हाथरस पहुंचने की कोशिश की जा रही है। 2020 में ये बर्बरता की खबर सामने आई और पूरे देश में कहीं ना कहीं इसकी चर्चाएं देखने को मिली। लोकसभा में जो एलओपी है यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हैं, वो यूपी के हाथरस पहुंच चुके हैं और वो गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगे। राहुल ने अचानक से ये दौरा बनाया और इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हाथरस में 4 साल पहले यानी कि 14 सितंबर 2020 को ये दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी और उस युवती ने दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ा था। लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, जहां पर राहुल गांधी जो है वो रेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए हाथरस पहुंचे हैं, क्योंकि एक पत्र इस पीड़ित परिवार द्वारा राहुल गांधी को लिखा गया था और इस सभी के चलते आज राहुल गांधी अपने सहयोगी, अपने समर्थकों के साथ जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मैं आपसे विनती करता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 का राज्य बनने के लिए पूरे राष्ट्र में तैयार हो रहा है। आप पहले मनन करें, अध्ययन करें, विपासना करें और सोचें क्या करना है। आए दिन आप इस प्रकार के रूल जुलूल हरकतों से प्रदेश की जनता राहुल गांधी इस वक्त हाथरस पहुंचे हैं और इसी बीच हाथरस रेप केस क्या है, पूरा मामला सितंबर 2020 में पेश आया था, जहां पर 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को 4 लड़कों द्वारा अंजाम दिया गया था। हाथरस के चंदपा इलाके के गांव में 19 वर्षीय लड़की के साथ 17 सितंबर 2020 को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। गैंगरेप इतनी बर्बरता से हुआ कि चारों लड़कों ने रेप के बाद उस पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी थी। इसके बाद इन आरोपियों ने यह भी प्रयास किया कि ये रेप पीड़िता अपनी बयान, अपनी गवाही ना दे पाए, तो इन्होंने पीड़िता की जुबान यानी उसकी जीभ तक काट दी थी। अब इस पूरे मामले में लगातार मामला तूल पकड़ता उस दौरान नजर आया। इसी बीच दिल्ली में इलाज के दौरान उस पीड़िता की मौत हो गई थी। जबकि केस आगे बढ़ा तो चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा मामला सीबीआई के अंडर ऑब्जर्वेशन या इन्वेस्टिगेशन किया गया। इसी बीच पीड़िता के परिवार की तरफ से अनुरोध पत्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिखा गया और उसी के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त हाथरस के चंदपा इलाके के एक गांव में पहुंचे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करने पहुंचे हैं। इसी बीच यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट कहा कि इस तरह से राजनीतिक टूरिज्म, पॉलिटिकल टूरिज्म ना करें। यूपी की कानून व्यवस्था दुरुस्त है, सबसे बेहतर है। सीधी तस्वीरें हैं हाथरस से, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त हाथरस पहुंच चुके हैं। देखिए उनके साथ किस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त हाथरस पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार के लोगों के साथ वो मुलाकात करेंगे। हाल फिलहाल में पीड़ित परिवार की तरफ से एक अनुरोध पत्र लिखा गया राहुल गांधी को और उन्होंने पूछा और उन्होंने लिखा कि 2020 में जो पेश आई घटना के बाद 2024 में आज भी स्थिति जस की तस है, आज भी उन्हें बाहर जाने में डर लगता है। कृपया आप हाथरस आएं और हमारी सुध लें। इसी बीच कांग्रेस नेता हाथरस पहुंच चुके हैं, जहां पर वो पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात कर रही हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ताजा तस्वीरें, इसी बीच वो हाथरस पहुंचे हैं। इससे पहले राहुल गांधी संभल हिंसा के दौरान जो मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन उस दौरान वहां पर धारा 163 BNS की लागू थी। लेकिन यहां पर हाथरस में ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं सीधे हाथरस। रजा अब्बास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। रजा, जानकारी साझा कीजिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त पहुंचे हैं सीधे हाथरस, जहां पर वो
रेप पीड़िता के परिवार के अनुरोध पत्र पर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि जो कांड हुआ था उसको जितने भी लोग वहाँ पे परेशान हाल थे उनसे मिलने जा रहे हैं और एक ऐसा प्रोग्राम बना के कांग्रेस कार्यालय की तरफ से भी कल रात में और आज सुबह पुष्टि की राहुल गांधी आ सकते हैं, मगर राहुल गांधी का जाना जो है वो प्रशासन में खत्म हो चुका है और खासतौर पे सरकार ने प्रतिक्रिया भी दी है और विदेश पार्टी में अब वीडियो में बयान दिया राहुल गांधी, तो बहुत ही चर्चित रिलीज होने वाली है और खासतौर पे वहाँ पर इंतजाम नहीं थे और जिला प्रशासन की उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी आ जाए। लेकिन रजा, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो वहाँ की कानून व्यवस्था है, वो दुरुस्त है। कभी वो संभल जाने का प्रयास राहुल गांधी करते हैं, अब वो यहाँ पर हाथरस का दौरा करना चाहते हैं, तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने की कोशिश ना की जाए विपक्ष द्वारा। देखिए, सरकार के जितने भी मंत्री हैं और खासतौर से उच्च पदाधिकारी जिला प्रशासन में प्रदेश लेवल पे, उनका ये कहना है कि सहयोग करे, वहाँ पे ना जाए क्योंकि स्थिति खराब होने के तनावपूर्ण की स्थिति होने की संभावना बनती है। मगर वही विपक्ष का ये कहना है कि हम भी नेता है, जनता के बीच में रहेंगे, जनता के सुख दुख को बांटने का काम करते हैं। जनता सदन में देखिए, अगर हम जनता के मुद्दों को नहीं जानेंगे और जनता जिस तरह से पीड़ित होती है, परेशान है, अगर उनके बीच नहीं जाएंगे तो हमारा नेता होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लिहाजा विपक्ष को बार बार रोका जाता है। विपक्ष इससे कि सरकार आखिरकार हमारे रास्ते में क्यों जो है अड़चने पैदा करती है, हमें रोकती है, क्योंकि हम भी तो नेता है, हम भी सदन के नेता है और खासतौर पर पार्लियामेंट्री बॉडी के सदस्य हैं। लिहाजा हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाए, उनके सुख दुख को शेयर करें और जाने आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों। लेकिन रजा, सवाल एक यहाँ पर ये भी है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि सभी कुछ ठीक से चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से जो क्राइम रेट है वो बढ़ रहा है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है सभी चीज़ों को नियंत्रण में लाने के लिए, कभी संबल हिंसा हो जाती है, कभी कुछ और मामला निकलकर सामने आता है, तो क्या कुछ लगता है, क्या ये झूठे दावे, झूठे वादे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा? देखिए, सरकार अपना प्रयास करती है, मगर स्थानीय लोग खासतौर पर जिला प्रशासन फेल हुई है। बाइक में संबंध की अगर घटना घटे थे तो इंटेलिजेंस क्लियर था, क्योंकि खासतौर पर ऐसी कोई चीज सर्वे होती या कोई कोई भी ऐसी चीज होती है तो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, जिनका नाम होता है, गणमान्य व्यक्ति होते हैं जिला स्तर पे और प्रतिनिधि जो होते हैं खासतौर पर MP MLA, उनको अपनी चीजों में लेने के लिए जिला प्रशासन वार्तालाप करता है, कम्युनिकेट करता है। तो ऐसी स्थिति बहराइच में भी हुई और ऐसी स्थिति संबल में भी हुई जिसकी वजह से बड़ी घटना हुई। जिला प्रशासन को पहले संवाद स्थापित करना चाहिए था, फिर सर्वे करना चाहिए। इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आई है जहां पर पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया है कि अब तक तो ना उन्हें न्याय मिला है, ना उन्हें कोई आर्थिक सहायता मिली, और जब यह हादसा पेश आया था तब कहा गया था कि पीड़िता के परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी मिलेगी। यानी उस दौरान जो तमाम वादे थे उनमें से एक भी अब तक पूरा नहीं हुआ। मामला भी अब तक अंडर ट्रायल है, CBI जांच चल रही है, तो कैसे इंसान विश्वास कर पाए कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हुआ है? बहुत मुनासिब सवाल आपने पूछा। ऐसी घटनाएं प्रदेश के देश लेवल पे होती है, अनाउंसमेंट हो जाता है सरकार की तरफ से, मगर सहायता प्रदान नहीं होती है। लिहाजा खासतौर पर मीडिया भी शुरू में तो खबरें दिखाती है, कभी न कभी फॉलोअप जरूर होना चाहिए कि ऐसे परिवार के सहायता की जो सरकार की तरफ से वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए कि नहीं हुए। कहीं ना कहीं सरकार पे भी सवाल उठता है कि वो उतना ही जो है काम करना चाहिए जितना वो कर सके। अगर उसने वादे किया है तो उसको पूरा करना चाहिए और फिर परिवार कहीं ना कहीं उसके सवालात वाजिब है, मुनासिब है। अगर सरकार ने वादा किया है तो वो चीजें जरूर पूरी होनी चाहिए, मगर ऐसी चीजें बहुत कम नजर आती हैं क्योंकि मीडिया ट्रायल होता है, तमाम चीजें होती है, सरकार प्रेशर में अनाउंसमेंट कर देती है, मगर बाद में किसी परिवार की क्या सहायता पहुंचती है नहीं पहुंचती है वो फाइलों में दब जाए। शुक्रिया आपका रजा, हमारे साथ सीधे इस खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर जहां पर दिल्ली में अमित शाह और अजित पवार के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बीते दिन हमने देखा देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हुई थी कैबिनेट विस्तार को लेकर। आज का दिन काफी अहम है क्योंकि 14 तारीख से सत्र का आगाज हो रहा है महाराष्ट्र में और उससे पहले कैबिनेट की तस्वीर को स्पष्ट करना भी जरूरी है। लिहाजा इसी बीच एनसीपी नेता महाराष्ट्र सरकार में डेप्यूटी सीएम अजित पवार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए
इससे पहले बीती रात हमने देखा किस तरह से महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे और देर रात तक ये मुलाकात होती रही। कैबिनेट में किसको क्या मिलेगा ये महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़ा सवाल गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी किसके खाते में जाएगा। तो बता दें अमित शाह से अजीत पवार की मुलाकात, क्योंकि यहाँ पर अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा देखने को मिल रही है। और फिर बात करेंगे तो दिल्ली दौरे पर अजीत पवार हैं और इस दौरान किस तरीके से रणनीति तय की जाएगी, कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रिमंडल यहाँ पर दिया जाएगा, वो बड़ा संशय बना है। लेकिन अभी फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह और अजीत पवार के बीच में बैठक हुई। बीती रात भी यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री, अभी नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, वो भी दिल्ली पहुंचे थे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह, उनसे मुलाकात हुई थी। ताबिश के साथ सीधे जुड़ते हैं। सीधे ताबिश, ज्यादा जानकारी साझा कीजिए। महाराष्ट्र सरकार में डेप्यूटी सीएम एनसीपी प्रमुख अजीत पवार इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ, क्या कुछ जानकारी है? देखिए कुणाल, कल से ही लगातार अजीत पवार दिल्ली में आए हुए हैं। वो इससे पहले शरद पवार से भी उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। चर्चा ये है कि 20 कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें एक शिंदे की शिवसेना है उनको 12 मंत्री और मंत्री दिए जा सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इससे पहले बुधवार को अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। लगभग 1 घंटे की बैठक चली थी। उस दौरान महाराष्ट्र में किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है और अपने जो सहयोगी दल है उनको किस तरह से लेकर के चलना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार के जो करीबी सूत्र है उनके हवाले से जो खबर हम तक पहुंची है ये है कि अजीत पवार विधानसभा का कोई बड़ा पद, विधानसभा अध्यक्ष या कोई बड़ा पद है, उसके अलावा कैबिनेट में भी वो भारी भरकम जो मंत्रालय है वो चाहते हैं। और ऐसे में वो दिल्ली में इसीलिए लगातार मैराथन कर रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात की, उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी है। इससे पहले भी जिस सरकार का गठन हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाती है तो कोई समाधान नहीं है। पूर्ण पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आओ, जहां पर आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कुछ बड़े महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहे हैं। दिल्ली में जो टैक्सी चालक है, ऑटो चालक है, उनको लेकर भी 5 ऐलान किए गए थे। महिला सम्मान योजना की घोषणा कर सकते हैं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। आज कई बड़े महत्वपूर्ण बड़े ऐलान दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जाने की संभावना जोर पकड़ रही है। तो इससे पहले हमने ऑटो चालकों के लिए 5 महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल को सुना था और आज महिला सम्मान राशि की घोषणा भी अरविंद केजरीवाल द्वारा की जाएगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाने के मूड में है। लिहाजा 2015 में 67 सीटें, 2020 में 62 सीटें और 2025 में कितनी सीटों के साथ आम आदमी पार्टी तीसरी हैट्रिक लगाने में क्या कामयाब होगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी है।